इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, ये ऑपोजिशन के महागठबंधन का नया नाम है। 2024 जनरल इलेक्शंस में अब एक साल से भी कम रह गया है और देश के कई ऑपोजिशन पार्टीज ने साथ मिलकर 2024 के इलेक्शंस की जंग छेड़ दी है। This is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution. भाजपा can you challenge India? पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। It's a collective effort. तो बात ये हुई, राम राम ब्रो, मुझे यहाँ देखकर वैसे मत चौंकिए जैसे 2011 में विदेशी नौकरी त्याग कर रामलीला मैदान में टोपी पहनकर भीड़ में प्लास्टिक के तिरंगे बेचकर केजरीवाल को भारतीय राजनीति को साफ भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाला मसीहा मानने वाला पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल को लालू, शरद पवार, राहुल गांधी आदि से मिलता हुआ देखकर चौंक रहा है। इतनी सारी पार्टियां हैं, इतना सारा मटेरियल है, तो अपोजिशन की तरह हम भी मिल बांट कर खाते हैं, आनंद हो जाएगा। यार बात तो सही है। तो आइए आज मैं और अजीत साथ में मिलकर पता करते हैं कि इंडिया वर्सेस भारत में क्या इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक शक्ल प्रणाम। मार्केट में एक नया महागठबंधन आया है जिसका एक्रोनिम है इंडिया। सबसे पहले तो यार ये नाम ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है कि जिन लोगों ने ये नाम बनाया है वो खुद इसको बोलने में स्ट्रगल कर रहे हैं। Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is I.N.D.I.A.defeat. ये तो बढ़िया हुआ कि हिंदुस्तान या भारतवर्ष नहीं रखा था एक्रोनिम, वरना खड़गे जी को तो स्ट्रोक ही आ जाता। तो सबसे पहले अजीत यार हमें ये बताओ कि इस इंडिया कोलिशन में मेंबर कौन कौन है। अब मेंबर्स की क्या बात, वक्त, हालात, जज्बात बदलने के बाद केजरीवाल समेत ठगों का पूरा गिरोह अब वैसे ही मीटिंग कर रहा है जैसे डार्क नाइट में बैटमैन को पकड़ने के लिए टूटपुंजिया चोरों की टोली किया करती थी। इसमें जलते रक्त रंजित बंगाल से ममता है, लूटे पिटे बिहार से नीतीश, तेजस्वी और लालू हैं, दंगों और आंदोलनों के बीच ठगी गई दिल्ली के केजरीवाल हैं, चरस और खालिस्तान के केंद्र पंजाब के भगवंत मान हैं, जिहाद ग्रस्त केरल के विजयन हैं, अपनी पार्टी और हिंदुत्व के सिद्धांत को सोनिया के चरणों में डालकर गवा चुके उद्धव ठाकरे भी हैं, भारत में घोटालों को पारिवारिक परंपरा का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस के राहुल और सोनिया है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। Okay. इन सब ने एक साथ बैठकर एक नारा दे दिया, यूनाइटेड वी स्टैंड, और गठबंधन का नाम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी पीडीए से बदलकर इंडियन नेशनल स्कोडा लहसुन अलायंस कर दिया, जिसका संक्षिप्त रूप होता है I.N.D.I.A. इंडिया। इसकी यूनिटी इतनी भयावह थी कि इस पत्रकार की रिपोर्टिंग के समय यूनाइटेड वी स्टैंड का शीघ्र पतन हो गया। लेकिन यार अजीत, भगवान कसम, इन लोगों का अलायंस, इन लोगों की दोस्ती मेरे को समझ में नहीं आती है। ये भाई लोग 5 साल तक रोज एक दूसरे को गालियां ही देते रहते हैं। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। आणि राहुल गांधी दुर्दैवाने होत तर नाहीत। माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक तारका देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। The violence that takes place in Bengal, you know, the scams, the Sharma scams that have taken place. कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। Mamata said that Rahul Gandhi is BJP's biggest asset. और फिर 5 साल खत्म होते होते डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एकजुट भी हो जाते हैं। ये वैसे एवेंजर्स हैं कि अगर एवेंजर्स एक दूसरे से उतनी ही नफरत करते जितने की थैनोस से करते हैं। शायद हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि हर 5 साल ये महागठबंधन जानी दुश्मन से हम साथ हैं में कैसे तब्दील हो जाता है। देखिए जवाब काफी सिंपल है और वो है बीजेपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी की वोट शेयर अराउंड 37.36% थी, जबकि रूलिंग एनडीए अलायंस का 45% वोट शेयर था। ये बात भी याद रखिए कि ऑलमोस्ट 10 साल तक पावर में रहने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेशनल लीडर हैं। सिर्फ एक ग्लोबल लीडर है जिनकी इनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है और वो है शी जिनपिंग, जिनकी 107% अप्रूवल रेटिंग है। 107 कैसे है मत पूछिए,
शी चियांग के मुसलमानों की तरह गायब होना है क्या? उसके ऊपर से चाहे महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हो, कोविड-19 हो या चाइना का अग्रेशन हो, इन सब के बावजूद जनवरी 2023 में एनडीए की परफॉर्मेंस में लोगों का सेटिस्फैक्शन बढ़ा ही है। उसके ऊपर से 72% लोग ये मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है अब तक। कुछ सर्वेस के हिसाब से अगर आज लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, Who would win if a Lok Sabha election were held today? The NDA would still be comfortably placed. 298 seats for the NDA. लेकिन पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के कुछ अलायंस पार्टनर्स ने उनको छोड़ा है। उसके ऊपर से 2019 के इलेक्शन के बाद कुछ स्टेट इलेक्शंस भी बीजेपी हारी है। तो अगर आप अज्यूम करें कि जिन स्टेट्स में इलेक्शंस बीजेपी हारी है, उन स्टेट्स में नेशनल इलेक्शंस में भी अंडर परफॉर्म करेगी, तो उनका वोट शेयर गिर सकता है। तो महागठबंधन जो है I.N.D.I.A, उनकी होप ये है कि अगर वो साथ में काम कर सकें, अगर वो बीजेपी के वोट को काट सकें, और अगर बीजेपी ने जिस स्टेट्स में इलेक्शन हारे हैं उनमें नेशनल इलेक्शंस में भी अंडर परफॉर्म करे, तब उनके पास चांस है बीजेपी को हराने का। लेकिन फिर यहाँ पर कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीत, ये अलायंस में इतनी सारी पार्टी साथ में मिली हुई हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक हिंट दे दिया है कि शायद वो अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए खड़ा ही नहीं करेंगे। तो एनडीए का तो क्लियर लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी। ऑपोजिशन का लीडर कौन बनेगा? क्या राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनेंगी, केजरीवाल बनेंगे या नीतीश जी बनेंगे? पटना में तो नीतीश जी बहुत चौड़े हो रहे थे, मोदी जी की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे। देखो संभव भाई, इन सबको खड़ा करने के पहले तेल लगाने की प्रक्रिया का आरंभ नीतीश बाबू ने किया था। नीतीश के पास तेल ही तो बचा है, जो कभी वो भाजपा को लगाते हैं, कभी राजद को, और मुख्यमंत्री बने रहते हैं। लालू जी ने सोचा कि इसको फुलाकर पीएम के सपने दिखा दो और तेजस्वी का मामला फिट कर दो। सोनिया से भी कह दिया कि नीतीश बाबू को संयोजक बनाया जाए। तीनों खिलाड़ी इसमें धूर्त ही हैं। लालू का गेम नीतीश समझते हैं, नीतीश का गेम सोनिया समझती है, और सोनिया का गेम ये दोनों समझते हैं। सोनिया ने इन लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जैसे गैर चीनी व्यक्ति दूध में गिरी मक्खी को करता है। इसके पीछे मंशा यह थी कि चंद्रयान भी 3 बार लॉन्च हो गया, मेरा राहुल कब लॉन्च होगा। अब तो इंडिया टुडे वालों ने फ्रंट कवर पर राहुल के लिए जितने विशेषण थे सब प्रयोग में लाने के बाद कुछ नया सोच नहीं पा रहे। इतनी बार में तो पाकिस्तान वाले मोमबत्ती नीचे लगाकर इस मिसाइल को चांद तक पहुंचा देंगे। पर राहुल है कि 78 चुनाव हारने के उपरांत भी दाढ़ी बढ़ाकर इस जनता को चौंका देते हैं कि ये कैसे कर दिया यार, ये तो तपस्वी हो गया, मोहब्बत की दुकान खोल दी, भारत जोड़ दिया। क्या बात है। एक टैलेंट तो है राहुल गांधी में कि आदमी थेथर हो गया है, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। ये आदमी सुन्न हो चुका है, इसने सुंदरियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, बस चुनाव नहीं जीत पाता है। और अजीत, एक बात और बताओ कि यार केजरीवाल जी इस महागठबंधन में क्या कर रहे हैं? इनको करप्शन से नफरत नहीं थी? मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। लेकिन इतनी नफरत के बावजूद ये बार बार इन्हीं करप्ट पार्टी से गठबंधन बनाने की बातें करते रहते हैं। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। और फिर इन्हीं करप्ट पार्टी से बेइज्जती भी करवाते हैं। अभी गठबंधन की बात पूरी तरह खत्म हो गई है, अभी भी गुंजाइश है? उन्होंने लगभग मना कर दिया। तो एक टाइम पे तो लगता था कि केजरीवाल जी भगवान परशुराम की तरह ही 21 बार भारत को भ्रष्ट नेताओं से खाली करने को तैयार थे। तो अब क्या हो गया? मुझे तो सबसे अधिक हंसी और दया उन पर आती है जिन्होंने तब केजरीवाल में भी स्कोप देख लिया था और अपनी सैलरी का हिस्सा देने लगे थे, और आज उस मेढक की तरह हो गए हैं जिसे पानी में डालकर धीरे धीरे गर्म किया जा रहा है। वो गर्मी बर्दाश्त करने लगता है, लेकिन जब उबाल आता है तो ऊर्जा नहीं रहती बाहर कूदने की। आज सामान्य आपिया इसी उहापोह में है कि यार आज तक तो डिफेंड किया, आप विरोध करेंगे तो दूसरे लोग जीने नहीं देंगे। तो वो उन दिनों को याद नहीं करते जब केजरीवाल हाथ में 200 पन्नों की A4 शीट लिए हवा में लहरा कर कहता था, यह है कांग्रेस की भ्रष्टाचारों की लिस्ट, यह है शरद पवार के कारनामों की लिस्ट, इसमें लालू के घोटाले बंद हैं, और सामने बैठी जनता कहती थी कि ये आदमी सहस्त्राब्दियों में एक ही बार अवतार लेता है। यह और बात है कि वो 200 पन्ने का बंडल केजरीवाल अमानतुल्लाह की फोटोकॉपी की दुकान से उठा लिया करता था, जिसे बाद में संजय सिंह जो है ब्लैक में 2 के 5 के हिसाब से बेच लिया करता था।
और यार अजीत, ऐसा भी तो नहीं है कि पहली बार इन्होंने इतना बड़ा महागठबंधन बनाया है। 2014 और 2019 में भी इसी तरह से इन्होंने महागठबंधन बनाया था, लेकिन दोनों बार महागठबंधन का वोटर्स ने वही हाल किया जो ऑडियंसेस ने आदि पुरुष का किया। तो देखने से तो ये लगता है कि इनको लगता है कि नाम बदल देंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन देख के लगता है कि ये थोड़ा Xiaomi मोबाइल के ऊपर एप्पल का स्टिकर लगा देने से उसको एप्पल फोन बोल के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बार नाम बदलने से किस्मत बदल सकती है? जहां तक नाम की बात है तो इनको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन का नाम इंडिया कर देने से इनके पाप धुल जाएंगे। इन्हें लगता है कि लोग यूपीए के जीरो लॉस थ्योरी और कोयला घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड आदि का नाम केवल इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि अब ये इंडिया हो गए हैं, और इंडिया पर घोटाले का आरोप कैसे कोई लगा पाएगा। मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि किसी बुद्धिमान नेता को यह विचार क्यों नहीं आया कि राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया जाए। जब गठबंधन का नाम पुराने पाप मिटा सकता है और इनका पूरा गैंग 2 दिन तक यह हल्ला करता रहा कि इंडिया पसंद नहीं, पाकिस्तान चले जाओ, तो क्या उसी तर्क से भाजपा वाले कभी यह लिख पाएंगे कि इंडिया के नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। इंडिया गठबंधन तो घर बैठा रहेगा और उनकी कैंपेनिंग भाजपा वाले करते रहेंगे। आप सोचिए, मोदी और भाजपा जैसे मास्टर स्ट्रोक वालों को राहुल गांधी का यह मास्टर स्ट्रोक लगेगा तो उनकी स्थिति क्या होगी। वैसे 2 मीटिंग में जब 2 नाम आए तो संभव है कि तीसरी में राहुल गांधी का नामकरण संस्कार हो ही जाएगा। समस्या भी नहीं है, गांधी टाइटल तो नकली है ही, पहला नाम भी बदल जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। यार कसम से आप मेहनत देखिए इन लोगों की। फुल टाइम पॉलिटिशियंस होने के साथ साथ ये करप्शन की पैसिव इनकम का साइड हसल भी चला रहे हैं। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप पैसिव इनकम बिना फालतू के हसल और बिना गलत काम किए भी कमा सकते हैं। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन आज के वीडियो का स्पॉन्सर हनीगेन यही प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके पैसे कमा सकते हैं। अब हनीगेन आपको इन पॉलिटिशियंस के लेवल का पैसा नहीं देगा, लेकिन ये इमेजिन कीजिए कि आपको कभी भी नेटफ्लिक्स के लिए या हॉटस्टार के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। जो स्पॉटिफाई की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप कई महीनों से लेने की सोच रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं, और ये सब बिना कुछ किए। हनीगेन का ऐप आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। ये आपका पर्सनल डेटा नहीं गैदर करता, ये सिर्फ पब्लिक डेटा गैदर करता है, जैसे अलग अलग जगहों पर प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग रीजन्स में इंटरनेट पर क्या बेस्ट डील्स मिल रही हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और उसके ऊपर से कहां पर फेक प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उसको भी रिपोर्ट करता है। हनीगेन को मेजर एंटी वायरस प्रोग्राम जैसे कि अवास्ट, मैकेफी ट्रस्ट भी करते हैं। तो इंतजार कैसा यार, नेटफ्लिक्स के पेमेंट की चिंता भूल जाइए। आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हनीगेन के ऐप को डाउनलोड करें, साइन अप करें यूजिंग माई कोड शाम। अगेन इट्स शाम SHAM, और डाउनलोड करते ही इमीडिएटली $5 या ₹400 का गिफ्ट फ्री पाएं। और एक और सवाल है अजीत की, यार ये नाम I.N.D.I.A. ही क्यों चुना है? इस नाम में इंडियन, नेशनल, डेवलपमेंटल और इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंडियन इतना अधिक है कि पाकिस्तानी और चीनियों से सीधे संबंध इनके सार्वजनिक है। हर पाकिस्तानी आतंकी को बचाने के लिए इनके लोग उद्यत रहते हैं। चीन से तो इन्होंने न केवल MOU साइन किया है, बल्कि डोकलाम के समय राहुल गांधी चीनी राजनयिकों से मिल रहे थे। इसके बाद आता है शब्द नेशनल। नेशनलिज्म तो इनमें कूट कूट कर भरा गया, जो कि कन्हैया कुमार के भारत तेरे टुकड़े होंगे के बाद आज तक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने से साबित होता है। आज भी चिकन नेक काटने वाले शर्जील इमाम और दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के आर्किटेक्ट उमर खालिद के लिए इनकी चित्कार जो है सुनाई देती रहती है। डेवलपमेंटल को लेकर तो बस यही कहूँगा कि इन्होंने डिजिटल इंडिया का उपहास किया था। 60 वर्षों में भारत में पेयजल, विद्युतीकरण, हाईवे आदि की नगण्य उपलब्धता ने राष्ट्र को गर्त में ढकेल रखा था। डेवलपमेंट यदि किसी का हुआ है तो वो इस पार्टी का और इनके नेताओं का हुआ है, जिनके सर पर लाखों करोड़ों के घोटाले हैं। अगला शब्द है इंक्लूसिव, और देश के लगभग हर बड़े दंगे के पीछे रहने वाली पार्टी कितनी इंक्लूसिव है वह हाल ही में कर्नाटक में कन्वर्जन, गौमांस आदि पर इनके बयानों से साबित हो जाता है। बाकी की इंक्लूसिवनेस के लिए ममता बनर्जी के बंगाल से दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम से लेकर रामनवमी तक जो भी समाचार आते हैं वो देख सकते हैं। बाकी बच गया अलायंस, तो नवंबर आते आते इस कई बापों वाली संतति के असली बाप का नाम आने तक आपको समझ में आ जाएगा कि बचा क्या है। तो तुमको क्या लगता है कि इस नाम चेंज से इस नए महागठबंधन को कितना फायदा होने वाला है? ये सब करके इन्हें लगता है कि ये चुनाव जीत जाएंगे और भारत की जनता इनके सारे पाप भूलकर इंडिया नाम रखने के लिए इन्हें 10% एक्स्ट्रा वोट शेयर दे देगी। पहले तो जिन स्पेशल 26 को साथ जुटाया है
उनके ही वोट ले लो। केजरीवाल इस शर्त पर पहुंचा कि कांग्रेस उसे मोदी के खिलाफ दिल्ली के सेवाओं वाले अध्यादेश को कानून बनने से रोकने में वोट देकर सहयोग करे। ममता ने कहा है कि कांग्रेस बंगाल में चुनाव ना लड़े। नीतीश और लालू अपनी उपेक्षा देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं रुके। पंजाब और दिल्ली की कांग्रेस अपने हाई कमान के केजरीवाल के साथ होने के निर्णय पर अभी भी विरोध जता रही है। ऐसे में बचता कौन है? उद्धव ठाकरे और उसका बेटा जो आज सोनिया गांधी की चरण वंदना करता दिखता है, या शरद पवार जो बुढ़ापे में अपनी बनाई पार्टी गंवाकर यह तय कर नहीं पा रहे कि उसे कोई मनाने आएगा तो हो जाएगा। ऐसे में तो इन्हें लिंगलहरी कन्हैया कुमार को बुलाकर एक आयोजन करवाना चाहिए जहां यह नारेबाजी हो, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बात तो सही है, लेकिन हिस्ट्री भी हमें ये दिखाती है कि कभी कभी एक महागठबंधन एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, जैसे कि जनता दल वाली गठबंधन ने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को गिराया था। आज की ऑपोजिशन भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन के सामने एक बड़ा पंगा ये है कि 2019 में बीजेपी ने 222 सीटों को 50% वोट शेयर से ज्यादा से जीता था। एक और चैलेंज ये है कि बीजेपी का एटलीस्ट ऑडियंस के लिए एक क्लियर विजन है कि हम हिंदुत्व और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मिलाकर देश को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए का एक क्लियर लीडरशिप फिगर भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी में। तो उसी की तरह क्या ऑपोजिशन भी एक क्लियर लीडर और एक क्लियर विजन वोटर्स को दे पाएगी? इनिशियल मीटिंग्स में उन्होंने कहा है कि वो हेट्रेड से लड़ना चाहते हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा को रोकना चाहते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, दलित्स और आदिवासी को रोकना चाहते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज की मदद करना चाहते हैं और कास्ट सेंसस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यार इसमें पॉलिसी मेजर्स क्या है? ये तो वही बात हुई कि अगर आप किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लड़की से पूछें कि आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है तो वो बोलेगी लिव लाफ लव। क्या लगता है आपको कि ये बोल के आप बहुत इंटेलेक्चुअल लगती हैं? क्या सेंस बनता है इसका यार? फॉर एग्जांपल अलायंस का नाम इंडिया रख के वो बीजेपी के साथ लगता है नेशनलिज्म की लड़ाई करना चाहते हैं, जो एक तरह से बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक तरफ आप नेशनलिज्म में बीजेपी को हराना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। Decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आप ट्रिपल तलाक के बैन को अपोज करते हैं। The Congress party will certainly oppose the triple talaq bill today. आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करते हैं। कॉमन सिविल कोड वो देश की एकता और देश में समरसता लाने के लिए नहीं उठाया जा रहा। अब पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स को झूठा बोलते हैं। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर्स को अपने पार्टी में डालते हैं। ऐसी चीजों को सपोर्ट करके ऑडियंस से नेशनलिज्म पे वोट्स एक्सपेक्ट करना तो पाकिस्तान से चंद्रयान मिशन को एक्सपेक्ट करने के बराबर हो गया। और बड़े चैलेंजेस इस महागठबंधन के सामने ये हैं कि वो बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले एक दूसरे से तो लड़ना बंद करें। सबसे पहले तो ये लोग अपने महागठबंधन के नाम पे ही एग्री नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, इस महागठबंधन में ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जो एक दूसरे से जानी नफरत करती हैं। महागठबंधन बनाने के एक दिन के बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर बंगाल के पंचायत इलेक्शंस में हिंसा करने के लिए अटैक करने लगी। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, वो बंगाल की हकीकत है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने तो ये भी कहा है कि नेशनल इलेक्शंस में वो बंगाल की सारी सीटों पर लड़ेंगे और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। पंजाब की कांग्रेस यूनिट ने भी नेशनल कांग्रेस पार्टी की केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में गठबंधन करने के लिए निंदा की है। इनफैक्ट बंगाल के कांग्रेस प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी ने अलायंस बनने के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस की भी निंदा की है। और फनी बात यह है कि इस अलायंस का जो नाम है I.N.D.I.A, ये नाम किसने रखा है इस पे भी लड़ाई चल रही है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल जी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद ममता दीदी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। She spoke that we have to name our alliance as I.N.D.I.A. और फिर राहुल गांधी जी को सारा क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है। Yes, the idea came from Rahul Gandhi. भैया ऑपोजिशन के अलायंस के नाम के क्रेडिट के लिए इतनी लड़ाई हो रही है। हम फर्स्ट अगर इन्होंने गवर्नमेंट बना ली, पॉलिसी डिसीजंस पे तो 5 साल तक लड़ाई ही करते रहेंगे। और अगर यहाँ पर ही लड़ाई शुरू हो गई है तो मेन लड़ाई तो अभी बची है और वो लड़ाई है सीट शेयरिंग की। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो सीट शेयरिंग नहीं करना चाहते। सही बात है यार, 2 ही स्टेट में बचे हैं गिन के, उसमें से बंगाल में भी साफ हो जाएंगे तो महागठबंधन में इनके पास बचेगा क्या? तंबूरा। केरला में भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पे सीट शेयरिंग कैसे करेंगे? कौन छोड़ेगा सीटें? पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, वहाँ पर कौन छोड़ेगा सीटें? क्या यूपी
यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ने को तैयार है? क्या बिहार में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के लिए सीटें छोड़ने को तैयार है? क्या कांग्रेस इस बात से संतुष्ट रहेगी कि अगर उन्होंने मेजॉरिटी स्टेट्स में सीटें गिव अप कर दी तो वो राहुल गांधी जी को 65वीं बार लॉन्च नहीं कर पाएंगे? ये भी याद रखिए कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने मेघालय में एंट्री मारी थी और कांग्रेस के सारे एमएलए को पोच कर लिया था। वहां पर सीट शेयरिंग कैसे होगी? तो अगर ये सीट शेयरिंग डिसाइड नहीं कर पाए तो ये गठबंधन तो जैकी भगनानी के करियर की तरह ही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और अगर ये डिसाइड हो गया तो फिर अगली लड़ाई फिर ये आती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन बनेगा? आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर का चेहरा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो देखिए, फाइनली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है। इससे जनरल डेमोक्रेसी की हेल्थ इंप्रूव होती है। बीजेपी को भी लगेगा कि भाई हमारे पास एक कड़ाके की टक्कर मौजूद है सामने, तो इसलिए हमको भी अपने वोटर्स को खुश रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए और बड़े बड़े पॉलिसी प्रोमिसेस को पास करना चाहिए। लेकिन अभी तक देखते हुए तो ये लगता है कि ये जो अलायंस है I.N.D.I.A, इनके पास अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देश के लिए भी एक ये प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह की एक अलायंस पावर में आती है तो क्या ही पॉलिसी डिसीजंस ये लोग पास करेंगे यार? कैसे किसी भी प्रोग्राम को ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे? हर स्टेट में तो अलग अलग पार्टीज एक दूसरे से लड़ाई करती रहेंगी और हम वापस देश को एक ऐसे कोalition सिस्टम में ले जाएंगे जहां पर कोई भी काम ठीक से हो नहीं पाएगा। हर प्रोग्राम को पास करने में 10-10 साल लग जाएंगे। क्या जनता पिछले 10 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को छोड़कर एक अनस्टेबल कोalition सिस्टम में वापस जाने को तैयार है? क्या अपीसमेंट पॉलिटिक्स, आतंकवादी अटैक्स के खिलाफ एक कमजोर रिस्पॉन्स और एंटी हिंदू कानूनों की वापसी होगी? और मैं और अजीत आपसे जानना चाहते हैं कि इस अलायंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से कौन बनेगा इस अलायंस का प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और मैं अपनी तरफ से अजीत का आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस शो पर मुझे ज्वाइन करने के लिए और इस अलायंस के बारे में हमारे कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बाकी अगर आप इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज के साथ क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हमारा वीडियो जरूर चेकआउट करें। और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।